टाइम ध्यान रखना आखिरी समय हम खत्म कर लें 2-3 मिनट बचे तो। हेलो स्टूडेंट, मैं संजय कुमार, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, वीआईपी रोड, फतेहपुर। और आज हम लोग सॉलिड स्टेट चैप्टर का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे और इसमें हम लोग कवर करेंगे लैटिस पॉइंट एंड स्पेस लैटिस, यूनिट सेल और टाइप ऑफ यूनिट सेल। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने सॉलिड स्टेट क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड स्टेट और उसके बाद टाइप ऑफ सॉलिड स्टेट क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, हम लोग चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, इन सब को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अगर हम बात करते हैं कोई भी हमारे पास सॉलिड सब्सटेंस है तो सॉलिड सब्सटेंस के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो हमें सिंपल और कुछ दिखाई नहीं देते हैं। इन पार्टिकल्स को हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये कौन कौन से हो सकते हैं? एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं और आयन हो सकते हैं। इसके पहले की वीडियो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, इनके बीच लगने वाला फोर्स के बेसिस पर इनका भी क्लासिफिकेशन कर लिया था, अरेंजमेंट के बेसिस पर भी कर लिया था। तो हमें चीजों को बहुत इमेजिन करना है, इसको भी ध्यान रखना है। जो अगर मान लो मेरे पास क्या है, टेबल चार्ट है, ठीक है, आपने टेबल चार्ट ले लिया, ठीक है, और टेबल चार्ट का एक छोटा सा पार्टिकल आपने इसमें ले लिया। अब इसका अगर हम फार्मूला को देखेंगे तो क्या होगा? NaCl होगा। तो NaCl कितने होंगे यहाँ पर? तो हम जानते हैं बहुत सारे NaCl होंगे, लाखों NaCl होंगे, ठीक है। और हमें लिखा हुआ नहीं मिलेगा, इसके अंदर NaCl लिखा हुआ मिल जाए, वो क्या हो जाएगा? पॉइंट के रूप में होगा। और वो पॉइंट कैसे होंगे? हमारे 3 डायमेंशन टाइप के होंगे। कैसे होंगे? 3 डायमेंशन में। अगर मैं क्या करता हूँ, इन डायमेंशन जितने भी आपके पॉइंट्स बने हुए हैं जो हमें इस तरह दिख रहे हैं, अगर इन पॉइंट्स को मैं अरेंज करना स्टार्ट कर दूं, ये सारे पॉइंट बने हुए हैं और ये 3D पे हैं, 2 डायमेंशन नहीं है। और इन पॉइंटों को अगर मैं अरेंज करूं, ठीक है, तो अरेंज करने पर क्या होता है, मुझे एक 3 डायमेंशनल पोर्शन मिल जाता है, ठीक। जितने भी पॉइंट्स हैं, अगर मैं क्या करता हूं, इनको अरेंज करना स्टार्ट करता हूं, तो मुझे क्या मिलता है? एक 3 डायमेंशनल पोर्शन मिल जाता है। और इस पोर्शन को मैं बार बार रिपीट करूं, ठीक, बार बार रिपीट करूं, तो मुझे क्या मिल जाता है? लैटिस मिल जाता है। ये इसको बोल सकते हैं स्पेस लैटिस। अब यहाँ पर आता है, यहाँ पर जो लाइन बनी हुई है, ये क्या आपका बॉन्ड ब्रेक कह सकते हैं, किसी न किसी बॉन्ड के द्वारा कनेक्ट होंगे, वो चाहे कोवेलेंट बॉन्ड हो या हो सकता है मेटेलिक बॉन्ड हो, ये डिस्पर्सन फोर्सेस हो, यानी फोर्स जरूर होगा कि वो बॉन्ड यहाँ पर बॉन्ड को शो करता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट को हम जनरली बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोल सकते हैं। और ये कैसे अरेंज होते हैं? हमारे 3 डायमेंशन में होते हैं। इसके आपने देखा होगा, आपके पास बचपन में खेलते हैं या भी देखते हैं क्यूब। तो क्यूब का एक पोर्शन अगर बात देख करते हैं, इसका एक पोर्शन देखें, ठीक, तो ये जो पोर्शन है, इसको अगर हम बार बार रिपीट करते जाएंगे, पूरा क्यूब बन जाता है। जो पूरा क्यूब है वो हमारा क्या हो गया? लैटिस हो गया। और एक 3 डायमेंशन पोर्शन की बार बार क्या होती है? रिपीट होती है। बार बार रिपीट कर रहा हूं उसको, आप इसको इमेजिन कर सकते हो। अब ये नहीं कह देना कि हमारा जो क्यूब होता है, हम इसको बोलते हैं कि स्पेस लैटिस होता है, ठीक। कितना बड़ा स्पेस लैटिस दिखता है, हाँ, इस तरह का दिखता होगा, ये हम इमेजिन करेंगे। हम ये बिल्कुल नहीं करेंगे कि जो क्यूब है वो हमारा स्पेस लैटिस है, सिर्फ इमेजिन करना है। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि साल्ट में एक छोटा सा पार्टिकल्स है और उसके अंदर कितने आपके NaCl है? बहुत सारे NaCl, और उन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमें ऐसा दिखाई देगा, ये ऐसा लगेगा, या अगर बनाएंगे तो हम इस प्रकार बनेगा। तो ये हमारा क्या है? स्पेस लैटिस है का, ठीक है। तो अगर इसमें देखो, ये छोटा सा पोर्शन है, इस पोर्शन को मैं बार बार रिपीट करूं, ठीक, बार बार रिपीट करता जाऊं, तो जितनी बार रिपीट करूंगा वो क्या हो जाएगा? हमारा पूरा एक लैटिस का फॉर्मेशन कर देता है, और ये क्या हो गया? स्पेस लैटिस। अब देखो, कोई भी क्रिस्टल है, उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, क्रिस्टलाइन जो सॉलिड है, हमने सॉलिड पढ़ा था, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसमें क्या होते हैं? उनका जो जितने भी आपके क्रिस्टल्स होंगे, उन सारे क्रिस्टल की जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो स्पेस लैटिस की तरह होता है, ठीक है। तो स्पेस लैटिस है। अब स्पेस लैटिस का जो कैरेक्टर है वो डिपेंड करेगा इस छोटे से पोर्शन में, ठीक है।
ये छोटा सा पोर्शन है वो डिपेंड करेगा। जैसे मान लो एक रूम बना हुआ है तो रूम कैसे बना, छोटी छोटी ब्रिक्स से मिलाकर दीवार तैयार की गई और उन दीवारों से मिलाकर क्या कमरा तैयार कर दिया गया। तो उस कमरे की जो प्रॉपर्टी है ये कह सकते हैं उस दीवार की जो मेन कैरेक्टर है वो डिपेंड करेगा ब्रिक्स पर कि ब्रिक्स कैसी है, स्ट्रांग है, ठीक है, कलर कैसा उसका, वो डिपेंड करेगा किस पर, ब्रिक्स पर डिपेंड करेगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए स्पेस लैटिस लिख सकता हूँ A space lattice is an array of point of showing how molecules, atoms और ions दोनों हो सकते हैं are arranged in 3-dimensional portion। ठीक, 3-dimensional space यानी 3-dimensional space में क्या हो, अरेंज हो। ठीक, यहाँ पर ये 3D स्ट्रक्चर बार-बार रिपीट करते जाते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, एक स्पेस लैटिस मिल जाता है। इतना ही बड़ा होता है ऐसा बिल्कुल नहीं, बहुत सारे लाखों एटम हो सकते हैं, तो लाखों एटम्स का अरेंजमेंट ऐसा ही होता है। इसकी स्ट्रांगनेस क्या होती है और जितने भी आपके ब्लैक पॉइंट दिए ये क्या हमारे हैं, लैटिस पॉइंट है। ये जो आपके ब्लैक पॉइंट दिख रहे हैं ये क्या हमारे लैटिस पॉइंट हैं। अब ये लैटिस पॉइंट कहाँ पर है, कॉर्नर पर है, ये कॉर्नर के अलावा भी हो सकते हैं। तो इनके बेसिस पर अगर हमें कोई क्रिस्टल है इसकी प्रॉपर्टी जानना है तो इस छोटे से पोर्शन के बारे में जानना होगा। ये छोटा सा पोर्शन क्या कहलाता है, हमारा यूनिट सेल कहलाता है, क्योंकि एक 3-डायमेंशनल पोर्शन की बार-बार रिपीट होने पर क्या मिलता है, मुझे स्पेस लैटिस मिलता है। तो ये जो आपका छोटा सा पोर्शन है ये क्या हमारा यूनिट सेल है। जो आपका यूनिट सेल है, a unit cell is the smallest repeating unit, कैसा है, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इन अ स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस छोटी सी यूनिट है which when repeated over and over again results in a crystal or gives a substance। यानी किसी भी क्रिस्टल यानी जो बना हमारा क्रिस्टल है उसमें क्या करते हैं, एक छोटा 3-डायमेंशनल यूनिट है उसको बार-बार क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, तो उससे हमें क्या मिलता है, क्रिस्टल मिल जाता है। एक छोटी सी यूनिट क्या कहलाती है, हमारी यूनिट सेल कहलाती है। तो देखिए ये यूनिट सेल बना हुआ है अच्छा सा। तो इसमें देखिए 3-4 चीजें हैं। फर्स्ट हो गया हमारा एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई हो गया, ये हो गया हमारा जेड। ठीक, जो आपका एक्सिस है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो यहां पर देखिए ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ए इक्वल टू बी कामा सी, इन्हें बोलते हैं एड्ज। ठीक है, और उसके बाद इन एड्स के बीच में क्या होगा, एंगल होते हैं अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा बीटा गामा इक्वल टू क्या है, एंगल। ठीक है, देखिए तो आपकी यूनिट सेल में दो चीजें हो गई। फर्स्ट हो गया हमारे पास एड्स हो गए और दूसरा क्या हो गया, एंगल हो गया। एड्स क्या होता है, अगर हम एड्स की बात करते हैं तो एड्स क्या है, लेंथ है। और यहाँ पर ABC तो आप कहोगे आप कैसे लेंथ है, आप जानते हो अगर मैं कोई भी क्यूब बनाता हूँ, कोई भी 3D पोर्शन बनाता हूँ तो वहां पर मुझे क्या चाहिए, देखो 3 आपके चाहिए, एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है, दूसरा ये वाई, ये आपका 2 डायमेंशनल है और हम 3D बनाए यहाँ पर तो ये हमारा हो गया जेड एक्सिस। ओके, और जेड एक्सिस हमारा है, इसको फिर से रिपीट करते हैं तो मुझे ये स्ट्रक्चर मिल जाता है। तो ये हमारा हो गया ए, तो ये भी हमारा ए रहेगा, ये भी ए रहेगा, ये भी ए रहेगा। अगर मैं बी की बात करता हूँ ये भी बी रहेगा, ये भी बी रहेगा और ये सी, ये भी सी, ये भी सी और ये भी सी। ठीक, तो आपकी ए कितने रहते हैं, आपके 4, बी भी कितने रहते हैं 4 और सी भी कितने रहते हैं 4। तो ये हो गया एड्स और इनके बीच में जो एंगल बना हुआ है तो ये हो गया एंगल अल्फा बीटा एंड गामा। एक चीज ये हो गई। दूसरा, अब जो हमारे पास कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, यानी जो ये स्ट्रक्चर तैयार हुआ, ड्रा हुआ है, वो कैसे तैयार हुआ है, कांस्टेंट पार्टिकल के द्वारा ही तैयार हुआ है। ठीक, तो जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं वो कहां पर है, कॉर्नर में है। अब जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं ये तो 100% है, कॉर्नर में होंगे ही होंगे, हो सकता है कॉर्नर के अलावा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास दो चीजें आती हैं। एक आता है कि हम यूनिट सेल की बात करते हैं और इनका मैं क्लासिफिकेशन करूं तो ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड एंगल, एज और एंगल के बेसिस पर एक क्लासिफिकेशन हो सकता है। हो सकता है कि एज और एंगल यानी एज इक्वल भी हो सकती हैं, डिफरेंस भी हो सकते हैं, अल्फा बीटा गामा आपके हैं 90 प्लस भी हो सकते हैं, 90 माइनस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक, जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं कॉर्नर में हो सकते हैं और इसके अंदर भी हो सकते हैं। कॉर्नर में होंगे तो कंफर्म है, हो सकता है इसके अंदर हो, फेस पर हो, बॉडी पर हो, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो
दो आपके पास टाइप है अगर क्लासिफिकेशन आप करते हो इसके लिए ऑन द बेसिस ऑफ रेंज एंड एंगल एंड सेकंड आपको दिया है आपको कौन सा कांस्टेंट पार्टिकल्स। तो देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट है जो भी हमारे पास क्रिस्टल होगा उसमें जो स्फीयर्स हैं सॉरी जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं उनको हम क्या करते हैं स्फीयर रूप में लेते हैं। तो ये स्फीयर एक दूसरे को टच करते रहते हैं और टच करने के बाद क्या है 3D पोर्शन में अरेंज होते हैं। हो गया। अब देखो अगर मान लो मेरे पास एक बॉल्स है सामने रख दिया और इसके बाद एक यहाँ रख दिया फिर एक यहाँ रख दिया ये हमें दिखाई नहीं देते हैं पीछे वाले। लेकिन 3D पोर्शन के लिए एक विशेष है कि आपको सिर्फ 3 फेस ही दिखाई देंगे। ठीक है कहीं से आप देखो चाहे जिस प्रकार देखेंगे उसमें आपको सिर्फ 3 फेस दिखाई देंगे। अब यहाँ पर देखो ये आपके 8 बॉल्स है 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हम इनके सेंटर को मिलाते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसे स्ट्रक्चर मिल जाता है। ठीक है तो ये जो आपके नीचे स्ट्रक्चर बने हुए हैं ये सारे स्ट्रक्चर जो हमारे हैं इनको हम क्लोज स्ट्रक्चर बोल सकते हैं और जो ऊपर स्ट्रक्चर बने हुए ये कैसे हैं आपके ओपेक स्ट्रक्चर है। ये समझने के लिए है क्योंकि आप कहोगे सर ये पार्टिकल दूर दूर कैसे हैं क्योंकि फोर्स लगा है क्रिस्टल में क्या होते हैं बहुत ही पास पास होते हैं। सिर्फ हम समझने के लिए इनको क्या करते हैं दूर दूर पढ़ लेते हैं ताकि पीछे वाला कोई पार्टिकल है वो हमें दिखाई दे ये वाला हमें दिखाई दे एटम इसमें ये एटम दिखाई दे ये दिखाई दे ठीक नहीं हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक तो यहाँ पर ये आपका जो स्पेस मॉडल फॉर द यूनिट सेल है यानी जो हमारे पार्टिकल्स हैं उनको हम कैसे दिखाते हैं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं तो ये स्ट्रक्चर समझना है इनको और इन स्ट्रक्चर को बार बार हम लोग यूज करते हैं। तो हमेशा क्या करते हैं ओपन स्ट्रक्चर यूज करते हैं। ये अपने दिमाग में बिल्कुल रखिए कि एटम्स क्या हो गए हैं दूर दूर हो गए हैं इसमें पास में अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया ऐसा बिल्कुल नहीं है। अट्रैक्शन फोर्स उतना ही एक दूसरे से चिपक कर रहते हैं यहाँ पर एक दूसरे टच में रहते हैं बट सिर्फ क्या है हमें 3D पोर्शन दिखाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन का देखते हैं। तो जो यूनिट सेल है उन्हें 2 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल ऑन द बेसिस ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स। कांस्टेंट पार्टिकल्स कहां पर हैं इनके बेसिस पर अगर हम देखते हैं तो जो हमारे यूनिट सेल है वो 2 टाइप के हैं प्रिमिटिव। अगर सिर्फ कांस्टेंट पार्टिकल्स कहां पर हैं कॉर्नर में है और कॉर्नर के अलावा कहीं पर नहीं है सिर्फ और सिर्फ कहां पर है कॉर्नर में है। ठीक है और कहीं पर भी नहीं है पूरे क्रिस्टल में। तो इस टाइप का जो भी हमारा यूनिट सेल होता है वो क्या कहलाता है एससीसी टाइप का यूनिट सेल होता है। ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या इसको बोल सकते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल बोल सकते हैं। अगर इनके अलावा भी हो सकता है सेंटर में है या बॉडी सेंटर के अलावा फेस सेंटर पे है तो हमारे 2-3 टाइप के हैं पीसीसी एफसीसी और ईसीसी नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में सिंपल लिख सकते हैं हम लोग कि व्हेन कांस्टेंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर सिर्फ कहां पर है कॉर्नर में है और कहीं पर नहीं है तो ऐसे यूनिट सेल क्या बोलते हैं हम लोग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो ये हमारा जो है प्रिमिटिव यूनिट सेल है इसको हम बोल सकते हैं एससीसी टाइप का यूनिट सेल हमारा है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। इसमें जो हमारे कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर में होते हैं। अगर हम इसका लैटिस का फॉर्मेशन करें तो लैटिस में भी जो आपके पार्टिकल्स होंगे वो कहां पर होंगे कॉर्नर में होंगे कॉर्नर के अलावा और कहीं पर नहीं होंगे। ठीक है ये हमारा लैटिस हो गया। तो लैटिस में भी इसके द्वारा बना हुआ जो लैटिस होगा देखिए यहाँ पे ये लैटिस है आपका यानी इसके द्वारा जो बना हुआ लैटिस है तो इसमें भी जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ कहां पर है कॉर्नर में होंगे। देखिए जितने भी कॉर्नर्स होंगे उन कॉर्नर्स में कौन है हमारे लैटिस पॉइंट होंगे और कहीं पर नहीं होंगे। ठीक जितने भी आपके कॉर्नर्स होंगे वहां पर क्या होंगे लैटिस पॉइंट होंगे बस।
और इसके अलावा कहीं पर भी नहीं होंगे। तो इसके द्वारा जो लैटिस बना है वो भी कैसे हमारा प्रिमिटिव लैटिस बोल सकते हैं इसको, या हम बोल सकते हैं सिंपल स्पेस लैटिस बोल सकते हैं। तो ये हो गया। अगर हम यही पर बात करते हैं कि नहीं हो सकता है जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं वो कॉर्नर में हो सकते हैं और कॉर्नर के अलावा भी हो सकते हैं, जैसे लिख दिया हमने व्हेन कांस्टेंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर, कॉर्नर में तो है ही, यहां पर कंफर्म होंगे, एंड अदर पोजीशन ऑफ द यूनिट सेल, यानी अदर पोजीशन में भी हो सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं यहां पर यूनिट सेल अपने पास है और यूनिट सेल में कॉर्नर में कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, कॉर्नर में है। अब हो सकता है कि इसमें एक पार्टिकल कहां पर है, सेंटर में है। सेंटर कैसे निकालते हैं, जितने भी आपके कॉर्नर वाले पार्टिकल्स होते हैं इंटरनल डायगोनल क्रॉस जहां पर होगा, जहां पर इंटरनल डायगोनल क्रॉस करेंगे वो पॉइंट हमारे पास कौन सा हो जाएगा, ठीक, जो हमारा इंटरनल सेंटर है, सेंटर कहां से मालूम हुआ, जो आपका इंटरनल डायगोनल जितने होंगे वो जहां पर कट कर रहे होंगे, तो वो जो आपका पॉइंट है वो कौन सा हो जाएगा, हमारा बॉडी सेंटर होगा, यानी यूनिट सेल का सेंटर होगा। अगर हम इस कोने से मिलाते हैं यहां तक, देखिए ये बॉडी डायगोनल है, यहां मिलाया मैंने, इसको मिला दिया, ये मिला दिया, ये मिला दिया, तो ये यहां पर कट कर रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा बॉडी सेंटर में। यानी कॉर्नर में तो हमारे पास यूनिट सेल है और कॉर्नर में होने के साथ साथ एक कांस्टेंट पार्टिकल जो है उस यूनिट सेल के कहां पर है, सेंटर में। जब इसको हम रिपीट करेंगे तो रिपीट करने के बाद फिर क्या बनेगा, लैटिस बनेगा, और उस लैटिस के जितने भी हमारे यूनिट सेल हैं हर यूनिट सेल के सेंटर में भी एक कांस्टेंट पार्टिकल प्रेजेंट होगा। तो आप जानते हो अगर सेंटर में हो गया तो इसका मतलब है उसका जो वेट है वो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है कि जो हमारे पास कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं वो कॉर्नर में तो है ही हैं और कॉर्नर में होने के साथ साथ जितने भी फेस हैं उन फेस सेंटर में होते हैं। तो ये फेस देखिए कॉर्नर में तो है ही है और कॉर्नर में होने के साथ साथ ये पहला फेस हो गया, ये दूसरा फेस हो गया, ये तीसरा फेस हो गया, ये चौथा फेस हो जाएगा और ये पांचवा फेस हो जाएगा और इसका ये पीछे का पोर्शन ये सिक्स फेस हो जाएगा। अब यहीं पर हम बात करते हैं कि देखो फेस सेंटर, इसका जो इंटरनल डायगोनल होगा फेस डायगोनल क्रॉस यहां पर आएगा, इसका कट करेंगे यहां पर कुछ आएगा, ठीक, यहां पर आएगा सेंटर में, यहां पर आएगा, इसको कट करेंगे यहां पर, यहां मिलेगा और इसका सेंटर जो हमारा लगभग यहां पर आएगा। तो सिक्स फेस है, यानी जितने भी फेस होंगे अगर फेस सेंटर में भी आपका क्या है कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं तो इस टाइप का जो आपका सेल होता है उसे क्या बोलते हैं, नॉन प्रिमिटिव सेल। जैसे इसमें देखते हैं यहां देखिए कॉर्नर में है और उसके बाद जितने भी आपके फेस हैं उन फेस सेंटर में भी हैं, ये कॉर्नर वाले हो गए। अब देखो ये भी फेस सेंटर का है, ये भी फेस सेंटर का, ये भी फेस सेंटर, ये भी फेस सेंटर, ये भी फेस सेंटर, ठीक, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 एंड 6 फेस हैं और उन फेस सेंटर में क्या हमारे कांस्टेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है कभी-कभी होता है कि फेस में कभी आमने सामने वाले जो, ठीक, मान लो ऊपर नीचे वाला हो गया, ये साइड वाले हो गए, ठीक, ये आगे पीछे वाले हो गए, तो आमने सामने वाले में कांस्टेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, मतलब फेस सेंटर में आमने सामने, बात की क्या है उसमें गैप हो गए। तो ये भी टाइप है हमारा, देखिए इसमें आमने सामने की उसमें है। हो सकता है कभी-कभी ये हमने यूनिट सेल बना दिया और आमने सामने में इस साइड बना दिया, यहां पर आपका कांस्टेंट पार्टिकल फेस सेंटर का आपका है, ठीक। तो यहां पर हमने ऊपर नीचे दिखा दिया है, इसमें क्या है इस साइड में, तो आमने सामने अपोजिट वाले होंगे हमेशा, अगर एक इधर दिखा है तो क्या होगा उसके सामने होगा बस। तो ये हमारे जो सेल दिखाई दे रहे हैं, यूनिट सेल दिखाई दे रहे हैं, ये सारे क्या है हमारे नॉन प्रिमिटिव हैं। नॉन प्रिमिटिव मतलब सिंपल समझ लीजिए कॉर्नर के अलावा हट गया अगर पार्टिकल इसमें है, इसका मतलब कैसे हमारा नॉन प्रिमिटिव है, ठीक। जो आपका नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल है, ठीक, और प्रिमिटिव यूनिट सेल है इन्हें क्लासिफाइड किया गया है जो 2 पार्ट में, इनको बोल सकते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जो आपका क्या है प्रिमिटिव यूनिट सेल है। प्रिमिटिव यूनिट सेल को हम क्या बोलते हैं,
सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसको शॉर्टकट में क्या बोल सकते हैं, एससीसी। व्हेन कांस्टेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट एट ओनली एट कॉर्नर, अगर कॉर्नर प्रेजेंट है तो क्या बोलते हैं उसको, प्रिमिटिव यूनिट सेल बोल सकते हो या एससीसी बोल सकते हो। इसके स्ट्रक्चर ये है, ध्यान रखना क्योंकि ये स्ट्रक्चर हम आगे कई बार पढ़ाएंगे इसमें, ठीक। और इसको शॉर्टकट में बोलेंगे एससीसी टाइप का है। ये हो गया, जब भी हम लिखेंगे एससीसी टाइप आप समझ जाओगे कि प्रिमिटिव की हम बात कर रहे हैं। तो एससीसी मतलब क्या है, इसमें जो कांस्टेंट पार्टिकल्स है सिर्फ कॉर्नर में है। नेक्स्ट बॉडी सेंटर यूनिट सेल, जो आपका नॉन प्रिमिटिव है, ये तीनों पोर्शन जो आपके हैं ये नॉन प्रिमिटिव के लिए है। तो नॉन प्रिमिटिव पहला हो गया हमारे पास कौन सा, बॉडी सेंटर यूनिट सेल, शॉर्टकट में इसको बोलते हैं हम लोग बीसीसी बोलते हैं, ठीक है। शॉर्टकट क्या बोलते हैं, बीसीसी बोलते हैं। जो बीसीसी है उसमें क्या लिख सकते हैं, व्हेन कांस्टेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट एट कॉर्नर, कॉर्नर में तो है 100% है कॉर्नर रहेगा, और साथ में क्या है वन पार्टिकल प्रेजेंट एट अ सेंटर, ठीक। यूनिट सेल कहां पर है, सेंटर में अगर कोई पार्टिकल्स है तो इस टाइप का जो हमारा यूनिट सेल होता है उसको क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, या शॉर्टकट बोल सकते हैं बीसीसी बोल सकते हैं। उसका नेक्स्ट फेस सेंटर यूनिट सेल, शॉर्टकट बोलते हैं इसको एफसीसी बोलते हैं, जब कांस्टेंट पार्टिकल कहां पर हो, फेस सेंटर में हो, यानी कॉर्नर में तो है ये, और कॉर्नर साथ साथ कहां, जितने भी हमारे फेस है ईच फेस सेंटर में अगर है इसे क्या बोलते हैं, एफसीसी बोलते हैं। जितने भी हमारे एससीसी, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी भी एक है, ठीक है, आमने सामने वाला जो है, तो इन सारे यूनिट सेल को या इस टाइप जितने भी हमारे लैटिस होते हैं उन्हें बोलते हैं ब्रेवाइस लैटिस बोलते हैं। और ब्रेवाइस लैटिस अभी तक हम लोग 15 टाइप के ही मालूम है, इससे ज्यादा मालूम नहीं हुए, अभी तक डिस्कवर नहीं हुए, ठीक। तो अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एज और एंगल के बेसिस पर, ठीक है, अगर मैंने कह दिया एज और एंगल, ये हो गया, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ठीक है। और इनका जो एंगल है अल्फा, ये हो गया बीटा, ये हो गया गामा। तो अब देखो अगर मैं यहाँ पर एज चेंज कर दूं, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ठीक, और एंगल की बात करता हूं अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू क्या है, गामा है, इक्वल टू 90। अगर यहाँ पर इसमें स्ट्रक्चर बनाता हूं तो कैसे बनेगा, यानी ये हमारा हो गया x एक्सिस हो गया, ये हो गया y हो गया, और ये हो गया z। अब तीनों कैसे इक्वल है, अगर मान लो ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका 1 सेंटीमीटर होगा, ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, 1 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक। और इसके सामने की जो लेंथ होगी वो भी और इक्वल होगी, 1 ही रहेगी, इसके सामने भी आपको 1 रहेगा, ठीक है। अब इसके पैरेलल लाइन खींचते तो ये भी कितना रहेगा, 1, ठीक है। और इस लाइन के पैरेलल अगर यहाँ लाइन खींचते ये भी क्या हो जाएगा, 1, इसके क्रॉस खींचेंगे हम लोग 1। तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा इसमें जितने भी हमारे एड्स हैं वो कैसे भी इक्वल है। अब अगर हम एड्स को चेंज कर दें, सपोज करो अगर कमरा है अपने पास और कमरे की हाइट, लेंथ और बेस तीनों सेम है, तो वो जो अंदर स्ट्रक्चर तैयार होगा एक क्यूब की तरह तैयार होगा। इन जितनी भी लेंथ होंगी वो कैसी होंगी, इक्वल होंगी। हो सकता है कि लेंथ और जो बेस है वो कैसा हो जाए, हमारा सेम है, ठीक है, यानी लंबाई भी समान है और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई कैसे इक्वल है, और उसकी हाइट है वो कैसे कम है, इससे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सिंपल आप जानते हो, अगर मैं यहाँ लिख दूं a इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c, बट देखो एंगल कितने हैं, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू कितने हैं, 90। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक। कैसे हो जाएगा, देखो ये हो गया a और ये हो गया b, ठीक है। ये आपका मान लो 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर, ये कितना है आपका 1 सेंटीमीटर, और फिर से आप स्ट्रक्चर ड्रा करोगे कैसे बनेगा, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। हो गया। तो देखिए, तो यहाँ अगर हम एड्स और एंगल भी चेंज करते हैं तो एड्स और एंगल चेंज करने पर स्ट्रक्चर क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। अब इनको हम एक साथ देखते हैं, देखिए यहाँ पर, तो ये हमारा हो गया एड्स एंड एंगल हो गए। अब हम बात कर रहे हैं क्यूबिक में, ठीक है। अगर अल्फा a इक्वल b इक्वल c, जितनी एड्स हैं वो कैसे सेम है, और एंगल कितना है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 है, यानी एड्स भी कितना है, a इक्वल b इक्वल c, और एंगल कितने हमारे, अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा इक्वल 90। तो ये स्ट्रक्चर जो बनेगा वो कैसा होगा, हमारा क्यूबिक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। कैसे होगा, क्यूबिक स्ट्रक्चर होगा। फिर हो सकता है a इक्वल टू b नॉट इक्वल c, दो एड्स सेम है बट उसके एंगल कैसे हैं, सारे के सारे 90 है, यानी
अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा और सारे कितने हैं 90 के हैं, ये भी है। तो जो स्ट्रक्चर बनेगा या जिस टाइप हमारा यूनिट सेल बनेगा उसे क्या बोलते हैं, टेट्रागोनल यूनिट सेल बोलते हैं। यानी इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे आप लोग टेट्रागोनल बोलेंगे, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका, हो सकता है एट जो हमारी a इक्वल a नॉट इक्वल b नॉट इक्वल c, तीनों एड्स कैसी हैं, इक्वल नहीं है। और उसके बाद बट इसके एंगल जो आपके अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा इक्वल 90, एंगल कैसे हैं, सेम है। और अगर एंगल सेम है तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर बनेगा हमारा उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोरोम्बिक यूनिट से बोलते हैं। अगर हम इसको रिपीट करते जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ऑर्थोरोम्बिक एक लैटिस फॉर्म हो जाएगा। उसका देखिए नेक्स्ट आपका है अल्फा नॉट इक्वल बीटा नॉट इक्वल सॉरी a नॉट इक्वल b नॉट इक्वल c, यानी तीनों एड्स कैसी हैं, नॉट इक्वल है। बट इसमें अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90, यानी जो अल्फा है और गामा है ये दोनों सेम है, इक्वल है और कितना है, 90 है। बट जो आपका बीटा है वो क्या है आपका 90 इक्वल नहीं है, बीटा डज नॉट इक्वल 90, बीटा जो हमारा है 90 इक्वल नहीं है। तो यहाँ देखिए ये जो बीटा है ये कितना है, 90 नहीं है। तो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे मोनोक्लोनिक स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो सकता है दो एंगल इक्वल है, दो एड्स इक्वल है, a इक्वल टू b और डज नॉट इक्वल टू c। और उसके बाद अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90, दो एंगल तो सेम है बट गामा कितना आपका 120 है। तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। फिर इसका आता है रोम्बोहेड्रल, इसमें क्या आपका a इक्वल टू b इक्वल टू c, ठीक है, a इक्वल b इक्वल टू c और अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा डज नॉट इक्वल टू 90, यानी अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, यानी तीनों एंगल जो हमारे इक्वल तो हैं पर इनमें से कोई भी एंगल हमारा 90 नहीं है, ठीक। 90 से तो कम होंगे या 90 से ज्यादा होंगे बट इसमें कोई 90 नहीं होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये किसके लिए हमारे पास है, रोम्बोहेड्रल के लिए है। उसका बात करते हैं कि एड जो हमारी है तीनों एड इक्वल नहीं है, a नॉट इक्वल b नॉट इक्वल c एंड अल्फा नॉट इक्वल बीटा नॉट इक्वल गामा नॉट इक्वल 90, यानी तीनों एड्स इक्वल नहीं है और ना ही तीनों एंगल इक्वल है और ना ही वो 90 है, यानी इनमें से कोई भी एंगल 90 नहीं है और ना ही कोई इक्वल है। और साथ ही साथ कह रहा है जो एड्स हैं वो भी इक्वल नहीं है। तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है उन्हें क्या बोलते हैं, ट्राइक्लिनिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, बस में समस्या ये है कि हम भूल जाएंगे कि कौन सा एंगल किसके लिए होगा, इसलिए क्या करते हैं, ट्रिक याद करते हैं। अगर ट्रिक समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ पर जो आपके क्रिस्टल सिस्टम है वो 7 टाइप के हैं और क्रिस्टल सिस्टम को हम सिंपल याद कर सकते हैं ट्रिक के द्वारा, C-TOR-HMT, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा C-TOR-HMT। अगर इसको ये वर्ड याद कर लेंगे तो भूलेगा नहीं और जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं उनको हम आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। सी मतलब हो गया यहाँ पर क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल एंड मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। कंफ्यूजन रहता है इसमें क्योंकि दो आ रहा है यहाँ पर, टी आ रहा है, ठीक है, क्यूबिक और टेट्रागोनल। ध्यान रखना मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक दोनों साथ में होंगे, दोनों क्लिनिक पास में होंगे, तो कंफ्यूजन नहीं होगा कि टी से यहाँ पर हम ट्राइक्लिनिक लिखेंगे टेट्रागोनल लिखेंगे। याद रखिए C-TOR-HMT क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। उसके बाद A = B = C, ठीक है, अल्फा = बीटा = 90। अब हमें क्या करना है, ठीक है, कि अल्फा A = B = C, यहां पर क्या हो जाएगा A = B not equal C, इसमें क्या हो जाएगा A not equal B not equal C। जैसा सिस्टम हमने लिखा है इसको एक बार रिपीट कर दो, A = B = C, A = B not equal C, A not equal B not equal C। और देखिए दोनों क्लिनिक है, दोनों सेम रहेंगे, इसको आप रिपीट करो तुरंत। एक तो ये हो गया। दूसरा, शुरुआत के तीन में एंगल कितने रहेंगे, हमें 90 रहेंगे। अल्फा = बीटा = गामा = 90, अल्फा = बीटा = गामा = 90, अल्फा = बीटा = गामा = 90। अब यहां पर क्या है, रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल क्या हो जाएगा, अल्फा = बीटा = गामा नॉट इक्वल टू 90। तीनों हमारे एंगल जो होंगे वो इक्वल तो होंगे बट कोई उनमें से कोई भी एंगल हमारा 90 नहीं होगा। उसके बाद आता है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल आप जानते हो कि हेक्सागोनल में एक एंगल 120 डिग्री का होता है। तो कौन सा होता है, हेक्सागोनल। गोनल से याद रखो, गोनल से क्या हो गया, गामा।
अगर आप गामा याद कर लोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गामा कितना होता है आपका 120 और बाकी दो एंगल कितने हो जाएगा भाई 90 हो जाएंगे। उसका देखो मोनोक्लिनिक में क्या हो जाएगा अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 यानी दो एंगल हमारे 90 के हैं बट यहां देखो बीटा 90 नहीं होगा। बीटा कितना होगा हमारा 120 से तो कम होगा ठीक पर 120 नहीं होगा आपका। नेक्स्ट आपका है ट्राइक्लिनिक। इसमें क्या है इनमें कोई एंगल हमारा सेम नहीं होगा। अल्फा इक्वल टू गामा ये दोनों सेम भी नहीं होंगे और ना ही इनमें से कोई एंगल हमारा 90 डिग्री का होगा ठीक है। कोई एंगल हमारा 90 डिग्री का नहीं होगा। अब बात आती है यहाँ पर अगर हमने कोई एंगल बनाया है ठीक कोई भी हमने स्ट्रक्चर बना दिया सपोज करो मैंने यहाँ पर क्यूबिक का बना दिया ठीक है। ये क्यूबिक बन गया। क्यूबिक में आप जानते हो जो भी हमारे पास कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो कहां पर होते हैं कॉर्नर में होते हैं। ये पढ़ लिए। और क्यूबिक के लिए हम लोग स्पेशल क्या पढ़े हैं कि एट और एंगल के बेसिस पर क्यूब बना था हमारा। हो सकता है इसमें ये एससीसी टाइप वाला इसी बनाता हो या हो सकता है एससीसी वाला मिल जाए बीसीसी वाला एफसीसी वाला भी ठीक और ईसीसी वाला भी। मतलब इसमें चारों टाइप के मिल रहे हैं यानी क्यूबिक है और क्यूबिक के साथ में कैसा हमारा एससीसी वाला भी है बीसीसी वाला है एफसीसी वाला भी है। अगर इनका मल्टीप्लाई करते हैं कितने आपके 7 टाइप ये है और इनटू 4 कर देते हैं तो कितना हो जाते हैं 28। बट अभी हमें सिर्फ कितने टाइप पढ़ना है 15 टाइप के प्रीवियस टाइप्स पढ़ने हैं और उसके अलावा नहीं है। तो देखिए जो क्यूबिक है वो कितने हमारे 3 हैं एससीसी बीसीसी और एफसीसी ठीक। टेट्रागोनल में क्या है इसमें आपका सिर्फ एससीसी बीसीसी। इसके बाद करते हैं टेट्रागोनल में इसमें कौन सा आ जाएगा एससीसी आएगा बीसीसी आएगा इसमें एफसीसी बदलते हैं ठीक है। इसमें क्या हमारे चारों है एससीसी वाला भी है बीसीसी वाला भी है एफसीसी वाला भी है और ईसीसी वाला भी है। इसमें रोमोहेड्रल में सिर्फ आपका एक है आपका वो आपका बीसीसी है। इसके बाद करते हैं हेक्सागोनल में आपके दो हैं आपके एससीसी बीसीसी और उसके बाद मोनोक्लिनिक में कितने हो जाएंगे आपके एससीसी है यहाँ पर और बीसीसी है और यहाँ पर सिर्फ क्या हमारा एफसीसी रहता है। तो यहाँ पर देखो जो यूनिट सेल है हमारे तो अगर टोटल काउंट करोगे तो कितने आ जाएंगे आपके 15 टाइप के हमें यूनिट सेल मिलेंगे। तो इसके एक नंबर है उस नंबर को याद कर लो ठीक 32412221। इससे आसानी से क्या कर सकते हैं याद कर सकते हैं और एग्जाम में बहुत अच्छे से आ जाएगा क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ लेगा उसमें एंगल का नाम दे देगा ठीक यानी दो दे देगा A equal to B equal to C and alpha equal to beta equal to gamma is not equal to 90। तो बताइए कौन सा यूनिट सेल होगा। तो इसके लिए कौन सा हो जाएगा हमारे पास हेक्सागोनल हो जाएगा या उल्टा पूछ लिया हेक्सागोनल दे दिया और पूछ लिया बताइए इसका एड्ज और एंगल कितने होंगे या इसने पूछ लिया उसने कि मोनोक्लिनिक है तो आप बताइए इसमें कितने बनेंगे यूनिट सेल 1 बनेंगे 2 बनेंगे या 3 बनेंगे कितने टाइप्स के बनेंगे उन टाइप्स को हम कैसे याद करेंगे इस नंबर से याद करेंगे। ये फिक्स है अभी तक इतने ही टाइप के हमें यूनिट सेल डिस्कवर हुए हैं इनके अलावा डिस्कवर नहीं किए गए हैं। बाकी कुछ चालू है आगे जैसा भी अपडेट हो मालूम होगा आपको। अब बात आती है यहाँ पर कि अगर हम कोई भी यूनिट सेल लेते हैं तो यहाँ पर कॉर्नर में हमारे पास क्या है कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं। अगर यहाँ से पूछ लिया जाए कि आप बताओ कि जो कॉर्नर में कांस्टेंट पार्टिकल्स है इसका यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन कितना है यानी टोटल आपका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा कि थोड़ा सा पोर्शन रहेगा। तो आप जानते हैं कि कोई भी हमारे पास यूनिट सेल होगा वो अकेला नहीं होगा ठीक उसके साथ में भी यूनिट सेल होंगे मतलब बहुत सारे यूनिट सेल होंगे। इसके बगल में आपका यूनिट सेल होगा इसके ऊपर भी यूनिट सेल होगा और इसके बगल में भी यूनिट सेल होगा। अगर डिवाइड करना है तो डिवाइड भी कर दो इसको। अब आप ये बताइए इसमें ये जो ब्लैक वाला यूनिट सेल है तो जो ब्लैक वाला यूनिट सेल है तो इसका कंट्रीब्यूशन देखिए अगर गौर करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कमरों में है यानी इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा कितने कमरों में होगा 8 कमरों में होगा। सिंपल समझ लो अगर मेरे पास 2 डायमेंशन ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। ये बनाया मैंने और ये मेरे पास कांस्टेंट पार्टिकल्स है तो आप जानते हो
इसके बगल में एक यूनिट सेल है, इसके बगल में यूनिट सेल है और इसके बगल में यूनिट सेल है। तो देखिए यहां से इसका कंट्रीब्यूशन लगता है 1/4 लग रहा है, पर ये कैसा हमारा 2 डायमेंशनल है। अगर हम इसके ऊपर भी एक यूनिट सेल बना देते हैं और इसके भी ऊपर एक यूनिट सेल बना हुआ है और इसके भी ऊपर एक यूनिट सेल बना हुआ है और इसके भी ऊपर यूनिट सेल बना हुआ है, जैसे इसमें देखो ये बना हुआ है, तो एक यूनिट सेल हमारा ये हो गया, ये पोर्शन हो गया जितना मैंने सेट कर दिया, ठीक। इसके बगल में हो गया ये वाला हो गया, फिर ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा इधर का, तो 4 तो ये हो गए और 4 इसके कहां हो गए, ऊपर हो गए। तो कितने हो गया 8 यूनिट सेल। यानी अगर कोई भी हमारे पास यूनिट सेल है तो उसमें जो कांस्टेंट पार्टिकल्स है, तो कांस्टेंट पार्टिकल्स का जो कंट्रीब्यूशन होगा यूनिट सेल में वो कितना होगा हमारा 1/8। यानी इसकी बात करते हैं इस सेल में कितना कंट्रीब्यूशन है, आप कितना लिखोगे 1/8 लिखोगे, ठीक। देखो अगर हम बात कर रहे हैं यहीं पर, ठीक, तो यहां पर जो कांस्टेंट पार्टिकल्स है कॉर्नर में है, तो इसका जो कंट्रीब्यूशन है यूनिट सेल में वो कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। तो 1/8 हुआ तो इसका भाई 1/8 हो जाएगा। तो अगर हम यहां पर बात करें टोटल नंबर ऑफ constituent पार्टिकल इसमें z लिखे दे रहा हूं, z इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/8, टोटल कितने हो जाएंगे यहां पर 8, तो z इक्वल टू कितना आ जाएगा यहां पर 1 आ जाएगा। तो यानी जो आपका एससीसी है, एससीसी टाइप का, यानी एससीसी क्या है, सिर्फ कॉर्नर में है, तो इसमें कितने हो जाएंगे हमारे 1। दूसरा अगर यहीं पर बात करते हैं बीसीसी में, तो बीसीसी में कितने होते हैं, कॉर्नर में तो हमारा कांस्टेंट पार्टिकल्स होते ही हैं, ये लो कॉर्नर में, और उसके बाद क्या होता है एक सेंटर में होता है। तो अगर मान लीजिए कमरे में अगर कोई पंखा लगा हुआ है तो उस पंखे की हवा उसी कमरे में रहेगी, दूसरे कमरे में चली जाएगी। तो इसका मतलब है कि कमरे में जो पंखा लगा हो उसकी हवा उसी कमरे के लिए रहेगी, दूसरे कमरे में नहीं रहेगा। यानी 100% कहां रहेगा, उस कमरे के लिए रहेगा, दूसरे कमरे में उसका कंट्रीब्यूशन 0% रहेगा। तो यहाँ पर जो सेंटर वाला एटम्स है तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, टोटल 100% होगा, और कॉर्नर वाला कितना रहेगा बेटा 1/8। अगर मैं फॉर बीसीसी की बात कर रहा हूं और इसमें z निकालता हूं नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स, तो 1/8 हो गया कॉर्नर्स के लिए, यहां पे कितना हो जाएगा 8, ये कॉर्नर कितने थे 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस एक कहां पर है बॉडी सेंटर में है, तो z इक्वल टू कितना आ जाएगा यहां पर 2। जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं बीसीसी के लिए कितने हो जाएंगे हमारे पास 2 हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं एफसीसी के लिए, तो एफसीसी में क्या होते हैं, कांस्टेंट पार्टिकल्स कॉर्नर में तो होते ही हैं, और कॉर्नर में होने के साथ साथ जितने भी फेस सेंटर होते हैं फेस सेंटर में प्रेजेंस होते हैं। अब आप बताओ, एक मेरे पास ये ब्लॉक है और ये दूसरा कमरा है, और यहाँ पर जो फेस है यहाँ पर कांस्टेंट पार्टिकल्स है, तो इस कमरे के लिए कंट्रीब्यूशन कितना होगा 50%, और यहाँ कितना हो जाएगा 50%। तो यानी एक यूनिट सेल में इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1/2 होगा। जो फेस वाले हैं इनका कंट्रीब्यूशन कितना है 1/2 1/2 1/2, और कॉर्नर वाले कितना है 1/8 है। और आप इससे निकालते हो नंबर ऑफ पार्टिकल z इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/8 into 8 प्लस 1/2 into कितने हमारे पास 6 1 2 3 4 5 6, तो कितना हो जाएगा z इक्वल टू 1 + 4 सॉरी 1 + 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। किसके लिए हो जाएगा फॉर एफसीसी के लिए हो जाएगा, फॉर एफसीसी के लिए। अगर एफसीसी के नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालते हैं तो हम इनको सीखेंगे, ठीक। तो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम लोग निकाले हैं, तो जो कांस्टेंट पार्टिकल्स अगर हैं, अगर मैं इनका अरेंजमेंट करता हूं तो देखिए एक दूसरे के टच में रहते हैं, तो टच में रहने पर देखिए यहाँ पर कुछ ना कुछ इसमें खाली स्थान रह गया, गैप ही रह गई है। जो गैप रह गया है तो उसको हम क्या बोलते हैं वाइड्स बोलते हैं, और जितना एरिया कवर किया गया है, ठीक, कोई भी क्रिस्टल है, किसी भी क्रिस्टल में कांस्टेंट पार्टिकल्स के द्वारा जितना भी एरिया कवर किया जाता है, तो कवर किया गया एरिया जो कहलाता है उसे बोलते हैं हम लोग पैकिंग बोलते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन बोलते हैं, और जो खाली स्थान रह जाता है उसे क्या बोलते हैं वाइड्स बोलते हैं।
तो एससीसी कितनी पैकिंग फ्रैक्शन होगा, बीसीसी कितना होगा, एससीसी कितना होगा, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। बस आज के इतना ही, थैंक यू। कैप्चर कार्ड दीजिए, लाइन से जाना पड़ेगा अभी, नीचे लाइन के लिए आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, जरूरत नहीं बढ़िया। मोबाइल निकाल दो। हाँ बस कर दिए। देखिए कितने ये नहीं नहीं, बाहर हम कितने निकाल दिए। देख के आया सर पेन ड्राइव में 100 रुपये दे दूंगा आगे। जिससे लाओ तो अच्छे जी, किसको देना आप सुनिए रहते हैं। अरे हम दे देंगे सर। नहीं हमारे से हम दे देंगे। नौ क्या है? हाँ आप दे दीजिए, नहीं तो परेशान रहते ना अभी हम, हमारे लिए तो ये परेशान। उसकी गायब हो गई।